नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। आज हम चर्चा करेंगे आरक्षण को लेकर। दरअसल ये चर्चा इसलिए उठी कि कल उरई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कुछ ऐसा कहा कि उन्होंने कहा कि ये मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात से सहमत हूं कि जो लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और इससे पहले भी वो कहते रहे हैं। विधानसभा में उनका एक बयान काफी चर्चित रहा था, जब वो समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ काफी तीखी बहस में उन्होंने कहा था कि सारा आरक्षण मिल्कमैन और लेदरमैन खा गए। तो संजय निषाद समय समय पर, इससे पहले जब एक सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया था जिसमें उसने शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसका भी समर्थन करता हूं। तो इसी बहाने इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दलित चिंतक डॉक्टर आर बी रावत साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बोले भारत में। अब हमारी भूमिका को आपने सुना है, तो मैं इसी भूमिका के सहारे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मतलब इसके सियासी मायने क्या है। उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव हैं और संजय निषाद ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं, और क्या आरक्षण को लेकर जो एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव बल्कि नहीं कहना चाहिए कि जो आरक्षण को लेकर जो चर्चा है, आमतौर पे हम लोग कहते थे कि ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है और ये सामाजिक पिछड़ेपन और बाकी कुछ अन्य वजहों से व्यवस्था की गई है। तो अब देख रहे हैं कि वही लोग जो कभी इसके पहरुए हुए करते थे इस लड़ाई के, वही इस बहस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निषाद का मैंने खास तौर से जिक्र किया क्योंकि अभी वो चर्चा में है, इसलिए उनके इस बहाने बयान पर। आप देख रहे हैं कि ये आरक्षण 1932 पूनापेट के बाद मिला दलितों को। संविधान लागू हुआ, हर संस्था में दलितों को आरक्षण मिला, अनुसूचित जाति को। दिक्कत ये आती है कि ये जो आरक्षण ये है, ये समूह का प्रतिनिधित्व की बात हुई थी कि हजारों साल से जिन जातियों के साथ भेदभाव, ये कल्चरल रूप से उनको एक किनारे रखा गया, व्यवस्था से बाहर रखा गया, उनको मुख्य धारा या मुख्य धारा भी नहीं कह सकते, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए कि समाज की मुख्य धारा में कम से कम उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, संस्थाओं में प्रतिनिधित्व हो, इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब निषाद जी की बात पे आते हैं। निषाद जी आरक्षण को समझ नहीं पा रहे। आरक्षण कोई आर्थिक आजादी के लिए नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण एक समूह का प्रतिनिधित्व करना। तो वहां जो बातें करते हैं कि कौन खा गया, किसको मिल गया, ये तो समूह को मिलेगा ना, समूह का प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की 66 उपजातियां हैं, तो आप 66 को कैसे देंगे? और फिर अगर निषाद जी को लगता है कि कोई एक जाति या कुछ आरक्षण ऐसा हो रहा है, तो उनको अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार के पदों पे अनुसूचित जातियों का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। प्रतिनिधित्व की बात जो है वो भी पूरा नहीं हुआ। आप बाइफरकेट कैसे करेंगे? आपने जो भूमिका में सुप्रीम कोर्ट की बात कही कि कुछ जातियां ले रही, निश्चित रूप से जो जातियां दिख रही हैं उनकी संख्या भी अधिक है। उपजातियों में अनुसूचित जाति की उपजातियां, पिछड़ी जाति की उपजातियों में उनकी संख्या भी अधिक है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके पीछे ओबीसी का तो अलग मैटर था, उनके साथ छुआछूत जैसा माहौल नहीं था, किसान जातियां थी। लेकिन दलितों में जो छुआछूत से प्रभावित थी, उसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति में जो चमार जाति, जाटो जाति जो कहलाती है, वो प्रभावित थी। उसके पास कुछ खोने को नहीं, संघर्ष उसने नहीं किया। उसने फूले, रैदास, कबीर, बाबा साहेब को सबसे पहले अपनाया। आपको मैं अवध में हूँ, बैठा हूँ, लखनऊ बैठा हूँ, यहाँ का आपका सिनेरियो दिखाता हूँ कि जो अनुसूचित जाति में दो बड़ी जातियां हैं, एक जाटो, एक पासी। तो जो पासी है वो, उसके मोहल्ले को यहाँ एसी बोला जाता है, दलित बोला जाता है, लेकिन जो चमार के मोहल्ले उनको हरिजन बोला जाता है, और उनमें स्वीकार्यता भी। जबकि हरिजन पे बहन जी का एक स्टेटमेंट आया था, गांधी जी की प्रतिक्रिया किया था। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि वो लड़ी, इन लोगों ने व्यवस्था में जगह बनाने की कोशिश की, सिस्टम को अपना लिया, उन्होंने सिस्टम को बदलने के बाद कही, इसलिए वो ज्यादा दिख रही, आगे वही आई। सरकार को कुछ ऐसा करवाना है, वो सरकार में है निषाद जी, वो चाहते हैं तो जो अभी भी सीटें खाली हुई है अनुसूचित जाति की, ओबीसी की भी बहुत बैकलॉग पड़ा हुआ है, आप उसको भरिए। जो जातियां आपको लगता छूट गई है, पहले आप उनको भर लीजिए, और फिर जातीय गणना हो रही है, आप उत्तर प्रदेश की अपनी गणना कर लीजिए, उसी से इसको कराइए। ये डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा मतलब
दलित आरक्षण को थोड़ा सा अलग करते हैं, ओबीसी आरक्षण पे बात करते हैं। संजय निषाद का, चूंकि अभी भी निषाद बिरादरी तो उसकी इसी कैटेगरी में ही है, तो उनका जोर ये था कि अगर वो जो राजनीति है, ये तो एक टेक्निकल बात हो गई, अवधारणा की बात हो गई। आपने अवधारणा की बात बताई जो बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है कि समूह का प्रतिनिधित्व था, सामाजिक पिछड़ापन वजह था। और संजय निषाद की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ जातियां, कई बार वो जैसे उनका मिल्कमैन लेदरमैन वाला बयान मैंने कहा ही, जैसे ओबीसी के आरक्षण पर हम अगर रहे हैं तो यादव मुंह को थोड़ा ज्यादा लाभ मिल गया, और इसी बहाने वो, उनकी राजनीति भी है, वो हमलावर होते हैं। इधर मैं देख रहा हूँ कि कई दूसरी जातियां भी इस तरह से हमलावर हैं कि कुछ जातियां लेके गई हैं। और पूरी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर विश्लेषण भी देखें तो लोअर ओबीसी जिनको एक समय कहा जाता था, उनकी चर्चा ज्यादा है कि पाल समाज के अध्यक्ष हैं सभी पार्टियों के पास। मतलब सपा और बसपा दोनों ने पाल समाज का अध्यक्ष बना रखा है। निषाद के लोगों को लेकर अभी कितना हुआ कि बीजेपी ने वहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग में बनाया और यहाँ पर फूलन देवी की बहन आई। तो क्या ये बात क्या बिल्कुल सही नहीं है? आपने एक एकेडमिक बात कही, एक अवधारणात्मक बात कही, लेकिन क्या ये बात ऐसी भी नहीं सही है कि ओबीसी आरक्षण को तो मान लीजिए कुछ साल हुए हैं, दलित आरक्षण को ज्यादा साल हुए हैं, कि कुछ जातियां इसमें पीछे रह गई और पूरा जो सामाजिक न्याय का की जो चर्चा है वो आरक्षण के इर्द गिर्द ही रह गई। तो इसमें संजय निषाद की अपनी राजनीति है, उसको, उसका एक पक्ष है और दूसरा एक जो एकेडमिक पक्ष भी है। क्या ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि इसमें यादवों या कुछ और बिरादरियों को या जाटों को ज्यादा लाभ मिल गया आरक्षण का? उसके कारण आपने बताया कि उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन अब उनमें जो एक रिसेंटमेंट देखा जा रहा है दूसरी बिरादरियों में, उसकी वजह है और उसको कैटर करने का क्या मतलब तरीका क्या लगता है? देखिए, ये जो जातियों की बात कर रहे हैं, चाहे यादव हो, हम्म, कुर्मी हो, हम्म, जाट भी ओबीसी में आता है, हम्म, सोनकर, सोनकर सॉरी, सोनापत्ती जो जिसको बोलते हैं, वर्ड स्मिथ, लोध। लोध, हम्म, ये जातियां आप देखिए सवर्णों के बहुत करीब रही हैं हम्म, शुरू से ही। सवर्णों के करीब रही हैं तो वोकल हो गई, और इन्होंने उनकी कॉपी की शिक्षा में भी थोड़ा आगे पहले पहुंचे। हम्म, इनके साथ छुआछूत वाला ऐसा माहौल तो था नहीं, ये बहुत सवर्णों के करीब थी, तो उन्होंने शिक्षा को पहले लिया। फिर उन्होंने देखा पॉलिटिकली, अब रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही, प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, तो ये आगे थी। शिक्षा में जब आगे हुई तो राजनीति में भी आगे हुई, इनको इम्पोर्टेंस मिला। कल्याण सिंह लोध थे, वो मुख्यमंत्री बने। राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके पहले ही। तो ये राजनीतिक अब ये देखिए दिखता क्यों नहीं, आप कह रहे हैं ये 5 जातियां जब शिक्षा में आई तो राजनीति में भी भागीदारी ले लिया। तो ये 5-6 जातियां जो पिछड़ी जातियां हैं, ये आपको वोकल दिखने लगी, बाहर आ गई। तो जो नया कोई सिस्टम करना है या आपको इनसे अलग, क्योंकि इनकी पहचान हो गई कि कौन सी जाति किस दल में है, तो इसीलिए एक सिस्टम ना कि जो छूट गई जातियां, अब पिछड़ी उनको माना गया। उन पे माननीय और कांसीराम ने भी काम किया, उस पे बीजेपी ने भी काम किया, उस पे अब सपा ने भी पिछले चुनाव में काम किया भागीदारी देने की बात की। मुलायम सिंह ने फूलन देवी जी को बहुत पहले सांसद बनाया, लेकिन वो भी निषाद है, क्योंकि ओबीसी में करीब 20% आबादी जो है करीब निषादों की, क्योंकि वो कई जातियों में बटी हुई है। 20% ना हो तो भी शायद मुझे लगता है 18 से 20%, 10 से 15 के बीच में तो जरूर। कहीं नहीं नहीं, आप डेटा आएगा आप देखिएगा, करीब करीब 20% जातियां हैं निषाद जो जातियों में बटी है। कश्यप भी लिखते हैं, निषाद भी लिखते हैं, तो ये सब एक ही जातियां हैं। गोंड है, तो ये गिरजा के पश्चिम में कुछ लिख रहे हैं, पूर्वांचल में कुछ लिख रहे हैं, तो इन जातियों पे काम करने लगे। उसका रिजल्ट आप देखिए बीएसपी को भी मिला। बीएसपी को कभी ओबीसी का जो ये 5 जातियां हैं, कभी वोट बैंक नहीं रहा। अपर ओबीसी अब पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, ये मुख्य वोट रहा है। इस पे काम भी सबसे अधिक माननीय कांसीराम ने बीएसपी ने किया, और उसका फायदा उसको मिला। इसी का आधार हुआ करता था 20% वोट। उसके बाद फिर दूसरी जातियां जोड़ती थी, वो सत्ता में आए। तो निश्चित रूप से कि अब चूंकि आपका पता है कि आप किस आइडियोलॉजी के हैं, जो बचा हुआ उसी को जोड़ करके इस पे इसीलिए काम हो रहा है। इसलिए अभी जो वंचित जातियां हैं ओबीसी की, हो चाहे पाल हो, चाहे निषाद हो, चाहे गोंड हो, चाहे कश्यप हो, ये सब जातियों पे काम हो रहा है, और ये इनको भी एक भूख जगी है कि मुझे भी कुछ मिल सकता है, तो ये भी अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो मतलब एक समाज में भूख जगी है, लेकिन ये राजनीति जो है इसको लेकर डॉक्टर साहब, अब जैसे संजय निषाद में अक्सर देखेंगे आप, अखिलेश यादव पे बहुत हमलावर रहते हैं। एक और नाम ले लेते हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो तो पिछले दिन से काफी यादव कम्युनिटी, जैसे उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमारी पीठ पर यादवों की लाठी के निशान।
कुछ उन्होंने सांस्कृतिक गौरव जैसी भी बातें की, जैसे उन्होंने कहा कि हम तो मुगलों से लड़े, हम तो अंग्रेजों से लड़े और ये तो किसी से नहीं लड़े। तो ये जो एक समूह के प्रतिनिधित्व वाली बात की थी, तो ये जो समूह में क्या बहुत कुछ अब दरकने लगा है, या जो उनमें रिसेंटमेंट है और ये व्यवस्था जैसे है उसके बचाव के अपने तर्क हैं, लेकिन इसमें जो नाराजगी है इन जातियों की, वो जैसे एक समीकरण पॉलिटिक्स में बनाते हैं ना कि गैर जाटो गैर यादव वाला जो है, वो राजनीति में उतरेगा। जाहिर है कि राजनेता ही प्रतिनिधित्व करता है और बहुत चीजों में समाज को वो भी प्रभावित ही करता है। तो अगर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ लीडर होंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी एक समय बड़ा लोअर ओबीसी रहा था, तो वो फिर कैसे सियासत में को कुछ बदल सकता है और उत्तर प्रदेश की सियासत को भी बदल सकता है। और आने वाले चुनाव में मतलब आप ऐसा क्यों देख रहे हैं, ऐसी उथल पुथल मची हुई है? देखिए, राजभर जी हो चाहे निषाद हो या पाल हो, इन लोगों का इतना सिर्फ श्रेय जाता है कि इन्होंने अपने हक के लिए, अपनी व्यक्तिगत हक के लिए, अब देखिए दोनों ने अपने अपने बेटे को बढ़ाया है। वो तो चलिए एक बार की हम ये मान लेते हैं कि सभी लोग कर ले रहे नहीं हैं, नहीं लेकिन अगर उनके नहीं, सामने आप समाज के समूह के प्रतिनिधित्व के लिए आए हैं ना, तो आप जो है विलेन किसको बना रहे हो? यादव को बना रहे हो, अपने ओबीसी। आपको लेना कहाँ से है? लड़ाई कहाँ की है? और जो इन ये राजभर एक एक छोटा सा समूह है। कई ओम जगह प्रकाश राजभर जी तो कहते हैं कि हाँ, 61 सीटों पे हम नहीं जिता नहीं, सकरा। वो आप रायबरेली में कितने राजभर हैं आप बताइए, आप बाराबंकी में कितने राजभर हैं, आप कन्नौज में राजभर बताइए, नहीं है ना। उसको देखिए एक मिथक बना के राजभर को एक देखो हिंदुत्ववादी, क्योंकि वो मुस्लिम से लड़े, उदा देवी ज्यादा बहादुर जाति मतलब लड़ाई के लिए आए अंग्रेजों से, लेकिन उनको इसलिए नहीं क्योंकि उसको कम्युनल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो मुस्लिम महिला की सेवा में थी। राजभर को कम्युनल बनाया जा सकता है, इसलिए अमित शाह ने जो उस पर बहुत काम किया है, वो होता है ना एक क्रिएट करना, महापुरुष बना के उसको क्रिएट करना, कैसे स्थापित करना। भाई अगर आपको यादवों ने निशान दिए हैं तो आप यादवों के साथ गठबंधन करके कैसे इतनी सीटें जीत गए? उस समाज ने तो वोट दिया, समाज ने कैसे स्वीकार किया? तो ये देखना होगा कि देखिए बाबा साहब मानव साहब ने एक चमचा एज बुक लिखी थी, तो हालांकि उन्होंने दूसरे पर्पज से लिखी थी जो रिजर्व सीटों पे जाते हैं, लेकिन ये वही है सोसाइटी के, ये लोग सिर्फ अपना ही देख रहे हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक बात है कि मैं आपको रोकूंगा, जैसे कि ये एक तो परिवारवाद वाली बात हो गई, वो एक अलग फिनोमिना है, उसमें तो फिर आप बहन जी, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद सभी को शामिल ही कर सकते हैं। ये एक दूसरा फिनोमिना है। लेकिन मान लीजिए जो सांस्कृतिक गौरव की तलाश है, जो आपने कहा कि राजभरों को कर सकते थे, उदा देवी को नहीं कर सकते थे, ये है। बहुत सारे उन्होंने किया है, भाई उदा देवी को नहीं कर सकते, उन्होंने कोई दूसरा किया। अभी मलिहाबाद में मसला शुरू हुआ। लेकिन क्या ये सांस्कृतिक गौरव वाली जो बात है, ये तो फिर क्या जातियों में भी असर कर रही है, या जो पुरानी बातें कर रही थी, चल रही थी, उनका असर कम हुआ है? हर आदमी कि हम शासक वर्ग थे, हम मुगलों से लड़े, हम अंग्रेजों से लड़े, ये बात लगभग हर जाति कर रही है। और इसके लिए सिर्फ मुझे लगता है कि खाली बीजेपी को ही क्यों कहा जाए, सांस्कृतिक उत्थान गौरव से जोड़ने की जो एक ललक है, वो जैसे जैसे अपलिफ्टमेंट है और राजनीतिक तौर पे अवेयर हुई जाती है, उनमें बढ़ी ही है। बीएसपी के समय भी आप देखेंगे रहे होंगे कि हर सम्राट अशोक से लोग अपने को जोड़ रहे थे। अब उस वो लीनिएज इतिहास में कहा जाती है क्या है, तो इसको तो एक नॉर्मल प्रक्रिया भी मान सकते हैं। नहीं, सम्राट अशोक का जुड़ना वो मानवता के लिए जोड़ा जाता है कि ये जाति मानवता से जुड़ी है, हम लोग ऐसे थे, ठीक है, बहादुर थे, मानवता हाँ, थे। हम उनके वंशज हैं लेकिन जी। अगर आप जाति को सांस्कृतिक गौरव से जोड़ेंगे तो हिंदुत्व के नाम पे वो थोड़ा कंफ्यूज करके वोट बैंक की बात तो कर सकते हैं। लेकिन जब जातियां ही, जब हमारे यहाँ हायरार्की बनी हुई है, ग्रेडेड हायरार्की कि इस जात में पैदा हुआ, उस जात में शूद्र, जब वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कैसे गौरव लेके चल सकते हैं? आप कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ये मिथक बना के वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। 1500 साल की पूंजी 10-20 साल में नहीं वापस आ सकती है, तो इसलिए इस पे काम करने की जरूरत है। आरएसएस भी बोलती है कि हम शमशान, पनघट, क्या क्या, लेकिन जात तोड़ो की बात वो भी नहीं करती है। संस्कृत लगाव या जुड़ाव तभी हो पाएगा जब जातियों में कमी आएगी, जातियां टूटेंगी, रोटी बेटी की बात आएगी, तभी ट्रांसफर होगी ये कल्चरल चीजें, नहीं तो लगेगा ना कि कल्चर इनका है, ये इनका है। तो इस पे सिर्फ राजनीति हो रही है, ये समय की राजनीति है कि कैसे, नहीं तो यही भाजपा जब
राष्ट्रवाद की बात करती है, ये जाति जनगणना की तैयारी कर रही है, शुरू कर दिया है। तो ये होगी, कह रहे हैं कि होगी विशुद्ध जाति ये जनगणना। विशुद्ध पॉलिटिक्स है। विशुद्ध जातिवादी जात को ही वो बना के राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये इस पे नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ करना है तो जात समाप्त करने की बात करनी चाहिए पहले। हाँ, ये तो मतलब मान लीजिए समाज को सुधार जैसी बात हो गई, लेकिन अब मैं थोड़ा बिल्कुल सीधे पूछता हूँ कि जो ये आपकी जो बातचीत है उसमें संजय निषाद जो कह रहे हैं, प्रतीकात्मक तौर पे ही कह रहे हैं, उसकी हायरची भी बना सकते हैं कि लेदरमैन और मिल्कमैन खा गए आरक्षण। ये बात आपको क्या ठीक नहीं लगती है? पहला सब एक सवाल। दूसरा ये कि संजय निषाद बार बार जो ये बात दोहरा रहे हैं लगातार अलग अलग रूपों में, और ओम प्रकाश राजभर भी दोहरा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि किस तरह का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? जैसे भी ओपी राजभर ने कल टेम्पू चला के दिखाया, वो था कि पहले वो टेम्पू चलाते थे, और उन्होंने उसको लेकर अखिलेश यादव पे फिर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यादवों की पीठ पे हमारे निशान है। तो ये बातें कहने से आपको क्या लगता है कि उनको क्या राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? उनकी राजनीति में क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक तो ये भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं कि भाई राजभर अभी देखिए वो उसी स्तर पे सोच पा रहा है। दूसरा, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट उठा के देख लीजिए, उसमें कितना प्रतिनिधित्व है इन जातियों का। निषाद जी उस पर पूछे, जितने विभाग हैं। नहीं, वो बात मैं समझ गया डॉक्टर साहब, लेकिन वो तो राजनेता हैं, वो तो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की चीज कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूछना रहा हूँ कि उनकी मतलब उम्मीद क्या है कि इससे ऐसा कहने से क्या लगता है उनका समाज वो उनके अपने साथ? समाज को एक्चुअली फिर वो बता रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि यादव समाज, क्योंकि समाज पार्टी उसने सब ले लिया है। हम्म, समझ रहे हैं, जिससे झगड़ा है। जो आप देखिए ना, रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, संख्या कितनी है आपकी, हम्म, तो उसको बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम्म, जैसे बिहार में जनगणना पे आने के बाद पता चला ना ओबीसी कितना है, हम्म, तो यहाँ ओबीसी के आरक्षण बढ़ाएं और जो सीटें खाली हैं उसको भराएं, तब ये बात सही समाज की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये अपनी बात कर रहे हैं, जो चाह रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी वो बोल रहे हैं। हम्म, और एनटी यादव एक माहौल बनाने की कोशिश किया, समाज तो इनका साथ नहीं देगा। जो वोट लेना था उसको बना दिया उन्होंने, कम्युनल बना दिया राजभर को ना, निषाद को भी हिंदुत्ववादी जात बना दिया। वो अब अपने बजाय वो एंटी मुस्लिम बन रही है, तो जो ऐसी बनेगी वो भाजपा के साथ जाएगी। तो अब राजभर और निषाद की जरूरत ही क्या है? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि राजभर और निषाद जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि समाज की बात नहीं कर रहे हैं। इसी बहाने कि हम प्रासंगिक बने रहें, हमको भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें मिल जाए, और इसका कोई मतलब नहीं। अगर इसका मतलब सही होना है तो यही होना है कि जनगणना हो जाती है, इनका आरक्षण बढ़ाया जाए, जो सीटें खाली हैं प्रतिनिधित्व दिया जाए, पहले पूरा किया जाए, फिर उन जातियों की बात की जाए। तो मतलब आप ये नहीं मानते हैं कि जो ये आरोप लगाते हैं कि मिल्कमैन और लेदरमैन आरक्षण खा गए, ये बात ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इस ये संजय निषाद की बात ठीक नहीं है, वो केवल उनकी अपनी राजनीति के लिए है। और आपको ये नहीं लगता कि अगर भाई संजय निषाद कहेंगे, फिर राजभर कहेंगे, और दूसरी ओबीसी लीडर भी कहेंगे, तो जो आरक्षण का डिस्कोर्स है, जैसे क्रीमी लेयर वाला, आज ये अभी ये है कि क्रीमी लेयर वालों का आरक्षण, कोर्ट ने भी कहा कि आईएएस के बच्चे कब तक लेंगे, तो ये धीरे धीरे ये डिस्कोर्स आगे भी बढ़ सकता है अगर दूसरी जातियां कहेंगी। कम से कम ओबीसीज में तो ये मसला है ही, और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने बात कह चुका है, तो धीरे हो सकता है दलितों तक भी जाए। तो इसके लिए मतलब अब ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट इसको बताए ना। हम्म, ये उस तो समय तो ये बहुत तो विरोध, कमेंट्स था ना, बहन जी ने, ये हाँ तो कमेंट्स था। हाँ, उन्होंने कुछ मतलब स्टेट मांगा है, हाँ, कमेंट्स था, ये डिसीजन टिप्पणी दे। थी। आरक्षण का बेस ही क्या है? खासकर अनुसूचित ओबीसी का बेस दूसरा है, हम्म, अनुसूचित जात का बेस दूसरा है। अनुसूचित जात में आप छुआछूत पैटर्न है, आप जात खत्म कर दीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ क्रीमी लेयर का सवाल कहाँ आता है कि आईएएस से छुआछूत नहीं होता है, दलित आरक्षण में, ओबीसी आरक्षण ओबीसी में। में भी है। तो इससे क्या, जो संजय निषाद ये बार बार कह रहे हैं, इससे कुछ लाभ मिलेगा उनको राजनीतिक? सवाल गलत कर रहे हैं, सवाल कहाँ से उठाना है उनको वो बोलना चाहिए। राजभर जो अखिलेश यादव के साथ थे तो सवाल क्या करते थे, आप उठा के देखिए, सवाल वो सही है। वो तो पूरा शिफ्ट ले लिया उनके हाँ, सवाल। सवाल वो चीज है, तो जनता समझ रही है ना, वही तो बताया कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि ये प्रासंगिक कैसे रहे। प्रासंगिक तो नहीं रहेंगे, बस ये मतलब जिंदा कैसे रहे, इनका अस्तित्व अपना खुद का कैसा बना रहे, कम से कम खुद विधानसभा पहुंच जाए। ये इसकी लड़ाई है दोनों की, इसके अलावा कुछ नहीं। ये समाज के हितकर तो नहीं हो सकते हैं, समाज के उस पे को बेच के अपना फायदा ले रहे हैं। तो डॉक्टर आर बी रावत
संजय निषाद और प्रकाश राजभर के जो लगातार हमले हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से और कुछ जातियां खा रही हैं उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। संजय निषाद कहते थे कि लेदरमैन मिल्कमैन आरक्षण खा गए हैं, उसकी खा गए हैं या नहीं खा गए हैं डॉक्टर साहब की बातचीत से आप समझ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बोले भारत को आपने इतना सारा समय दिया। फिर हम किसी ऐसे विश्लेषण किसी चर्चा के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।